नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। लास्ट सेशन में क्या देखा था हमने देखा था कि यूरोपियन कंपनीज इंडिया में आती हैं, आपस में लड़ती हैं और फाइनली सर्वाइव कौन करता है? ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी जाके फिर अपना रूल स्प्रेड करता है थ्रू आउट इंडिया। तो ये काम कैसे होता है ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो लेकिन अब थोड़ा सा समय में हम पीछे आते हैं, बात करते हैं मुगल्स की। तो आज के लेक्चर में सबसे पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि भाई आखिर मुगल्स में ऐसी क्या कमी थी जो वो हार गए और मुगल्स को रिप्लेस कर देता है आपके यूरोपियन कंपनीज। क्यों वीक पड़ गए ये पढ़ेंगे। इसके बाद मुगल्स के वीक पड़ने से क्या होते हैं, अलग अलग रीजनल स्टेट्स पावरफुल हो गए। भाई एक पावर अगर डिक्लाइन करता है तो दूसरे पावर आपके राइज करते हैं। तो मुगल्स के डिक्लाइन होने पर कौन से रीजनल पावर्स ग्रो किए हैं इनके बारे में भी हम जानेंगे। फाइनली हम लोग देखेंगे कि ये सारा जो खेल हो रहा है इसमें लास्ट में विजेता कौन बनता है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपका राइज करता है। इसके क्या रीजंस है, क्यों ऐसा होता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सबको ओवर पावर कर लेती है? और यहां पर हम लोग एक छोटा सा पार्ट हम लोगों का खत्म हो जाएगा, आपके यूरोपियन कंपनीज और क्या कहते हैं डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, ये सब कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद से हम लोग पढ़ना चालू करेंगे कॉन्क्वेस्ट। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल और नेक्स्ट लेक्चर से आप हम लोग पढ़ेंगे मैसूर का कॉन्क्वेस्ट और मराठास का कॉन्क्वेस्ट। तो आज के सेशन में हम लोग केवल देखेंगे कि बंगाल के ऊपर किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना जो जीत दर्ज किया, ठीक है, ये हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बात करते हैं डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। देखिए मुगल्स का डिक्लाइन होना स्टार्ट होता है क्योंकि एक इनका राजा जो था औरंगजेब, इसके टाइम से ही मुगल का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। इट वाज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। तो 1658 से 1707 तक औरंगजेब रूल करता है और इसके बाद एकमात्र बड़ा रूलर आप देखेंगे औरंगजेब के बाद, वो होता है मोहम्मद शाह रंगीला, जो काफी इनकम्पिटेंट आपका राजा हुआ करता था। ये भी 29 साल तक राज करता है। इसके अलावा और कोई बड़े राजा आपके नहीं हुए, ठीक है। तो इनके टाइम में पहली बात तो ये समझ में आती है कि लीडरशिप इतनी स्ट्रांग नहीं थी और जो बाद के आपके रूलर्स होते थे वो काफी इनकम्पिटेंट थे, ठीक है। और औरंगजेब का भी रूल जो है ऐसा था कि वो जो रूल था उसके टाइम में भी आप कई सारे रेबिलियन होते हुए देखेंगे। इसके अलावा औरंगजेब के बाद के समय आपको दिखेंगे कि फॉरेन इन्वेजन होते हैं। फॉरेन इन्वेजन में सबसे पहला इन्वेजन होता है नादिर शाह का 1738 से 39 तक। और मोहम्मद शाह बेसिकली मोहम्मद शाह रंगीला को कैप्चर कर लेता है, लाहौर को कॉन्कर कर लेता है और मुगल आर्मी को हरा देता है 13 फरवरी 1739 को। तो यहां से भी आपका मुगल जो आर्मी है वो काफी वीक हो जाती है इस डिफीट के बाद से। और नादिर शाह इसके बाद पीकॉक थ्रोन को लूट लेता है, कोहिनूर डायमंड को लूट लेता है और 70 करोड़ रुपए लूट के ले जाता है इंडिया से। तो बेसिकली इसने क्या किया, मुगल का आर्मी को हराया, तो मिलिट्री आपका वीक हो गया इसके बाद से। और फाइनली जब इसको इकोनॉमिक झटका भी लगा क्योंकि काफी सारा पैसा लूट के ले जाता है इंडिया से, तो इन दोनों कारणों की वजह से मिलिट्री लॉस और इकोनॉमिक लॉस होता है बिकॉज ऑफ दिस फॉरेन इन्वेजन। यहां पे बात रुका नहीं, नादिर शाह मर जाता है 1747 में। उसके बाद नादिर शाह का सक्सेसर आ जाता है अहमद शाह अब्दाली और कहा जाता है कि ये भी इंडिया पे अटैक करता है, ठीक है। 1748 से लेके 1767 तक लगातार ये इंडिया पे अटैक करता है और ये एक बहुत बड़ा ब्लो भी देता है इंडिया को, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। इस समय इंडिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर मराठास को कहा जाता था और इसने मराठास को भी यहां पे डिफीट कर दिया था, हरा दिया था। तो मराठास के हारने के बाद इंडिया में कोई बड़ा पावर नहीं रहा, ठीक है। तो अहमद शाह अब्दाली का ये एक इंपैक्ट था इंडियन हिस्ट्री पे, ठीक है। उसके बाद देखिए 1757 में आपका ईस्ट इंडिया कंपनी भी पावर में आ जाती है आफ्टर द विक्ट्री ऑफ बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी के बाद ईस्ट इंडिया भी पावर में आ जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन रहता है कि आपका जो मुगल्स का जो पावर था वो डिक्लाइन हो गया क्योंकि उसके आसपास के जो पावर्स हैं वो धीरे धीरे और ताकतवर होते जा रहे हैं, मेनली ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर बात करते हैं हम लोग कि देखिए मुगल्स के टाइम पे आपके जमींदार हुआ करते थे। जमींदार जो है हेरिडिटरी होते थे, मतलब जो पिताजी है उनका बेटा भी जमींदार, उसके बाद उसका बेटा जमींदार, इस प्रकार से हेरिडिटरी साइकिल चलता था। तो वो रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम करते थे। तो ये एक आपके पावर एक इनके पास भी काफी अथॉरिटी हो गई थी क्योंकि भाई मतलब हेरिडिटरी हो गया था इनका पावर, तो ये अपने एरिया में काफी पावरफुल माने जाते थे ये जमींदार। इसके अलावा नोबल्स के पास भी काफी पावर थी, जैसे कि जागीरदार, मनसबदार, सूबेदार,
इनका काम होता था लैंड का एडमिनिस्ट्रेशन, एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये देखिए, जो नोबल्स हैं, जागीरदार, मनसबदार और जमींदार, इनके बीच में एक पावर टसल होना स्टार्ट हो गया। तो ये भी काफी बड़ा रीजन होता है कि मुगल्स आपके कमजोर होते हैं, बिकॉज ऑफ इन फाइटिंग बिटवीन द नोबल्स एंड द जमींदार्स। फिर बात करेंगे, अब यहां पे देखिए मुगल्स इसलिए, और ऑब्वियसली आपका यहां पे हमने ये देखा औरंगजेब की पॉलिसीज भी ठीक नहीं थी। औरंगजेब की क्या कहते हैं ऑपरेसिव पॉलिसीज के कारण भी काफी आपके रेबिलियंस होने लगे थे। ठीक है, तो ये सारे कारणों की वजह से मुगल वीक हो जाता है, और मुगल्स के जाने के बाद आपके रीजनल स्टेट्स पावर में आने लगते हैं, क्योंकि भाई मुगल्स वीक हो रहा है। तो जब मुगल पावर वीक होगा तो इसके कुछ कुछ आपके जो कंट्रीज जो होंगे जो वो इंडिपेंडेंट होना चाहेंगे, और ऐसा होता भी है। मोस्टली एट द टाइम ऑफ मोहम्मद शाह रंगीला आपके अलग अलग रीजनल स्टेट्स जो हैं वो आपके फ्री होने लगे। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं हम लोग हैदराबाद की। 1725 में हैदराबाद आजाद हो जाता है, कहता है कि हम इंडिपेंडेंट है। और हैदराबाद स्टेट का फाउंडर कौन था? चिनक्लिच खान। चिनक्लिच खान, जिनको निजामुल मुल्क भी बोलते हैं, आसफ जा भी बोलते हैं। और ये आसफ जा का टाइटल ये लेता है 1725 में। ठीक है, ये बेसिकली आपका वाइसरॉय हुआ करता था मुगल्स का। चिनक्लिच खान बाद में इंडिपेंडेंट कहला देता है। इसके बाद बंगाल का जो गवर्नर था उसका नाम था मुर्शिद कुली खान। आपको मालूम है औरंगजेब के टाइम ये वाला पोजीशन होल्ड करता था। औरंगजेब के बाद ये खुद को इंडिपेंडेंट कहलाता है। उसके बाद रूलर बनता है इसका बेटा शुजाउद्दीन। फिर नेक्स्ट आपका बनता है सरफराज खान। 1740 में आपका अलीवर्दी खान, जो कि डेप्यूटी गवर्नर था बिहार का, वो सरफराज खान को मार देता है और गद्दी बंगाल की हत्या लेता है। और ये देखिए, डेप्यूटी गवर्नर जब बन जाता है तो आपका जो मुगल रूलर था उस समय, तो उन मुगल रूलर को कहता है कि भाई हम आपको ईयरली ट्रिब्यूट देते रहेंगे। मुगल कहते हैं ठीक है भाई, हमको पैसा मिल रहा है, हमें क्या जाता है, आप बन जाओ। ठीक है, सरफराज खान की जगह आप बन जाओ गवर्नर ऑफ बंगाल। तो यहां पे ये गवर्नर ऑफ बंगाल बन जाता है, और कुछ समय बाद ये एज एन इंडिपेंडेंट रूलर आपका बिहेव करने लगता है। ठीक है, तो इसलिए भाई ये वाला पूरा कहानी हमने देखा। बंगाल के बाद बात करते हैं अवध की। अवध का जो फाउंडर था वो था सादत खान, जिसको कहते हैं बुरहान उल मुल्क। तो बुरहान उल मुल्क के टाइम पे दिक्कत ये हो गई थी कि नादिर शाह ने अटैक कर दिया था। नादिर शाह ने अटैक कर दिया था और सादत खान को कहा था कि हमको बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। सादत खान वो देने में असमर्थ था, तो वो सुसाइड कर लेता है। ठीक है, सादत खान के बाद उसका बेटा बनता है नवाब ऑफ अवध, जिसका नाम था सफदर जंग। नाम सुना होगा आपने, सफदर जंग। लखनऊ में अगर आप रहते हो तो सफदर जंग का नाम आपने सुना होगा। तो सफदर जंग बनता है अगला नवाब। ठीक है, तो ये बात कहानी हो गई अवध की। अवध के बाद आते हैं राजपूत स्टेट्स। राजपूत स्टेट्स हमेशा से इंडिपेंडेंट ही थे देखा जाए तो, लेकिन वो पहले मुगल रूलर्स के अंडर काम किया करते थे। लेकिन मुगल रूलर्स के कमजोर होने के बाद ये अपना जितना भी टेरिटरी है वापस हथिया लेते हैं। यानी कि दिल्ली के साउथ से वेस्टर्न कोस्ट तक का पूरा जो रीजन है वहां पे राजपूत खुद को री एस्टैब्लिश करते हैं जब मुगल रूलर्स आपके कमजोर होते हैं औरंगजेब के बाद। फिर बात करते हैं मैसूर की। मैसूर में रूल करते थे वोडियार्स। तो वोडियार्स के अंडर एक कमांडर था जिसका नाम था हैदर अली। हैदर अली अपने आप को पावरफुल बनाता है और आपका मैसूर का रूलर बन जाता है। ठीक है, हैदर अली ने ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया था 1769 में। आगे हम लोग ये देखेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे आपका एंग्लो मैसूर वॉर्स। ठीक है, अभी के लिए हम लोग केवल मैसूर स्टेट का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन कर देते हैं। तो हैदर अली रूलर बन जाता है, उसके बाद टीपू इसका रूलर बनता है। और हैदर अली मॉडर्न आर्मी में विश्वास रखता था कि भाई मॉडर्न आर्मी होनी चाहिए। तो मॉडर्न आर्मी बनाने के लिए फ्रेंच से दोस्ती करता है और फ्रेंच की हेल्प से ऐसा मॉडर्न आर्मी तैयार करता है। ठीक है, तो ये बात हो गई मैसूर स्टेट की। नेक्स्ट बात करते हैं केरला स्टेट की। केरला स्टेट में आपका कोचिन, ट्रैवनकोर, कैलिकट आता है और कैपिटल इसका होता है क्या? ट्रैवनकोर। और यहां पे रूलर होता है मार्टंड वर्मा। तो ये सब रीजनल स्टेट्स हैं। जब मुगल्स कमजोर होते हैं तो ये सब रीजनल स्टेट्स पावर में आते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो केरला का जो लड़ाई है ना, हैदर अली से बिल्कुल डायरेक्ट टक्कर होता है। ट्रैवनकोर और मैसूर के बीच में हमेशा लड़ाइयां होती रहती थी। 1766 में हैदर अली ने अटैक कर दिया था ट्रैवनकोर पे, यानी कि केरला पे। ठीक है, तो वहां पे अटैक करके मालाबार और कैलिकट को जीत लेता है, एनेक्स कर लेता है। कौन? हैदर अली। तो देखिए हैदर अली की लड़ाई चलती थी आपका ट्रैवनकोर किंगडम से। राजा कौन था ट्रैवनकोर किंगडम का? मार्तंड वर्मा। नेक्स्ट बात करते हैं मराठास की। तो मराठास हम लोग ने जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम से ये आपका पावर ग्रो कर रहा था। उस समय औरंगजेब था। उसके बाद शामबाजी आते हैं, शामबाजी का भी लड़ाई होता है औरंगजेब से। उसके बाद आते हैं शाहू जी। ठीक है,
शाहू जी को मुगल कैप्टिविटी में रखा गया था, शांबाजी और साहू जी को कैप्चर कर लिया गया था, शांबाजी को आपका मार दिया गया था और जो शाहू जी हैं 19 साल तक उनको जेल में रखा था। फाइनली जब औरंगजेब मर जाता है तो शाहू जी को रिलीज कर देते हैं, क्योंकि वो औरंगजेब 1707 में मरने के बाद उसका जो अगला रूलर है वो कहता है कि भाई शाहू जी को हम लोग रिलीज कर देंगे, शाहू जी रिलीज कर देंगे। तो इस समय मराठा जो रूलर कौन था, बेसिकली ताराबाई आपका एज अ रीजेंट रूल कर रही थी, ठीक है। तो भाई शाहू जी और ताराबाई के बीच में होती है लड़ाई और इसमें बालाजी विश्वनाथ आपका शाहू जी के साइड में थे, ठीक है। तो ये जीत जाते हैं शाहू जी, ताराबाई आपका कोल्हापुर में चली जाती हैं और कोल्हापुर में अपना किंगडम एस्टेब्लिश कर देती हैं। उसके बाद साहू जी महाराज की बात करें तो ये बालाजी विश्वनाथ को बना देते हैं पेशवा आपका, ये आपका 1714 में आपका पेशवा बनते हैं और 1714 में फाइनली जाके शाहू जी को प्रॉपर गद्दी मिल पाती है। और ये गद्दी लेने के बाद आपका छत्रपति बनने के बाद ये आपका बालाजी विश्वनाथ चले जाते हैं सैयद ब्रदर्स। उस समय मुगल जो रूलर्स थे उनको कहीं ना कहीं सैयद ब्रदर्स आपका कंट्रोल करते थे, ठीक है। बाद में सैयद ब्रदर्स को मार दिया गया था भाई मोहम्मद शाह रंगीला, लेकिन ये समय जब मराठा पावर में थे उस समय ये सैयद ब्रदर्स काफी पावरफुल थे, तो इनके साथ एग्रीमेंट साइन हुआ था 1719 में, ठीक है। 1720 में बालाजी विश्वनाथ की डेथ हो जाती है और इसके बाद एक बहुत बड़े आपके कमांडर बनते हैं नए पेशवा, जो बेटे होते हैं बालाजी विश्वनाथ के, नाम इनका होता है बाजीराव फर्स्ट। तो ये बाजीराव जो है 20 साल की एज में पेशवा की गद्दी पे बैठते हैं, नए पेशवा बनते हैं और ये मुगल साम्राज्य का एक नया इतिहास लिखते हैं बाजीराव फर्स्ट, क्योंकि इन्होंने कह सकते हैं कि जो एक मुगल एक प्रकार से मराठा जो एक प्रकार का किंगडम था, इस किंगडम को एक एक बड़े एम्पायर में कन्वर्ट करने का जो श्रेय जाता है ये जाता है बाजीराव को, तो आपका बाजीराव फर्स्ट को, ठीक है। तो देखिए बाजीराव फर्स्ट 1720 में आपका बनते हैं पेशवा और ये इनकी डेथ हो जाती है 1740 में। 20 साल तक ये पेशवा रहते हैं। तो ड्यूरिंग दिस टाइम 1728 में ये मालवा जीतते हैं, 1731 में गुजरात जीतते हैं, ठीक है। यहां तक कि ये 1737 में दिल्ली पर भी रेड कर देते हैं, फाइनली आपका 1740 में इनकी डेथ हो जाती है। इन्होंने 2 बार हराया था निजाम को, एक बार दक्कन में जाके हराया था, एक बार भोपाल में हराया था, ठीक है। इसके अलावा बुंदेलखंड को भी कैप्चर किया था बाजीराव फर्स्ट ने। तो इस तरीके से आप देखिए आपका जो मुगल मराठा साम्राज्य है अपने पीक पे पहुंचता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बाजीराव फर्स्ट। इसके बाद बात करते हैं बालाजी बाजीराव की। बालाजी बाजीराव पेशवा बनते हैं, ये बाजीराव के बेटे होते हैं, पेशवा बनते हैं 1740 में और कब तक बने रहते हैं 1761 में। 1761 में आपका थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है, तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत तक ये रहते हैं पेशवा बालाजी बाजीराव। तो बेसिकली ये इस समय तक तो भाई पेशवा का पावर अंडर द छत्रपति था, लेकिन 1749 में क्या होता है, शाहू जी की डेथ हो जाती है। शाहू जी के बाद कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है, उसके बाद राजा राम सेकंड बनते हैं आपके नए छत्रपति, लेकिन उनका पावर कुछ होता नहीं है। मेन जो प्रैक्टिकल और रियल रूलर ऑफ मराठा किंगडम इस समय बन जाते हैं बालाजी बाजीराव और इसके बाद पेशवा ही सुप्रीम पावरफुल व्यक्ति होते हैं और छत्रपति केवल नाम के रह जाते हैं, ठीक है। तो 1761 तक बालाजी बाजीराव थे पेशवा। उसके बाद होता है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, तो उसके बाद इसमें उनके बेटे और कई सारे रिश्तेदार और बहुत सारे मराठास की डेथ हो जाती है। करीबन 28,000 मराठास उस समय मर जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। इनके जो बड़े बेटे हैं उनका भी इसमें डेथ हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे माधवराव की। अगले पेशवा बनते हैं, देखिए थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, 14 जनवरी 1761। इसके बाद नए पेशवा बनते हैं माधवराव, जो दूसरे बड़े बेटे होते हैं। इनके पहले जो बेटे हैं विश्वास राव, उनका देहांत हो जाता है इसी लड़ाई में, बैटल ऑफ पानीपत में, ठीक है। उसके बाद आपका सदाशिव राव, इनका भी डेथ हो जाता है ड्यूरिंग द पानीपत वॉर और नए पेशवा बनते हैं माधवराव 1761 में। तो सबसे पहला काम इनका होता है कि भाई मराठा जो तीसरे बैटल ऑफ पानीपत के बाद वीक हो गया था उसको स्ट्रॉन्ग करना। इसमें उनका हेल्प करते हैं नाना फडणवीस उनके मिनिस्टर थे आपके माधवराव के, तो इनका भी बड़ा योगदान होता है दोबारा रिवाइव करना मराठा पावर को। लेकिन ऐसा होता है कि माधवराव का डेथ जब हो जाता है 1772 में, तो उस समय आपका जो मराठा किंगडम है 5 इंडिपेंडेंट स्टेट्स में टूट जाता है। उसमें आपके बड़ौदा के होते हैं गायकवाड़, नागपुर में भोसले, पुणे में पेशवा, इंदौर में होलकर और ग्वालियर में सिंधिया। तो ये 5 इंडिपेंडेंट स्टेट्स में मराठा एम्पायर, जो एक बहुत बड़ा एम्पायर था, ये 5 इंडिपेंडेंट स्टेट्स में आपका
बिखर जाता है आफ्टर द डेथ ऑफ माधवराव। तो नेक्स्ट रूलर जो होते हैं वो होते हैं जाट। तो जाट किंगडम जो होता है यहाँ पे स्टार्ट होता है, जहां पे जो जाट रहते थे दिल्ली में, दिल्ली मथुरा और आगरा, दिल्ली और मथुरा और आगरा में रहने वाले जो जाट होते हैं वो इकट्ठा होते हैं और औरंगजेब के अगेंस्ट रेबल करना स्टार्ट करते हैं। उनके जो लीडर होते हैं वो है आपके चूरामन, चूरामन और उनके जो नेफ्यू हैं बदन सिंह। तो ये पहली बार आपका जाट स्टेट ऑफ भरतपुर की स्थापना करते हैं, चूरामन जी और उनके नेफ्यू बदन सिंह। उसके बाद उनके बड़े रूलर और जाट सबसे बड़े रूलर माने जाते हैं वो है सूरजमल जी। यहाँ पे आप सूरजमल जी को देख रहे हैं और ये है चूरामन जी, ठीक है। तो सूरजमल जी का जो देहांत होता है वो 1763 में होता है। आपका बेसिकली आपका पानीपत की लड़ाई के 2 साल बाद। तो ये आपका जाट किंगडम हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सिख किंगडम। सिख किंगडम स्टार्ट होता है विद गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी ने लड़ाई करी थी औरंगजेब के साथ, और आपका उसके बाद पावर ट्रांसफर होता है बंदा बहादुर पे, जो कि गुरु नहीं थे, लेकिन जो सिख आर्मी की जो लीडरशिप थी वो आती है बंदा बहादुर जी के पास 1708 में। लेकिन ये मुगलों से फिर हार जाते हैं और इनको मार दिया जाता है बाय द मुगल्स। अब बंदा बहादुर जी के डेथ के बाद ऐसा होता है कि जो सिख किंगडम है वो होता है लीडरलेस, कोई उनका लीडर नहीं रह जाता। और जब उनका कोई लीडर नहीं रह जाता तो एक तरीके से भाई लीडरलेस मूवमेंट तो चलता नहीं है। लेकिन फिर क्या होता है, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली अटैक करने लगते हैं, तो उसी रीजन से अटैक करते हैं। तो जब ये अटैक होता है तो ये जो आपके सिख जो है कम्युनिटी है वो दोबारा इकट्ठा होना स्टार्ट होती है और 12 मिसल क्रिएट होते हैं। मिसल एक ग्रुप होता है, मतलब उनका एक ग्रुप्स होता है, तो 12 ग्रुप्स में ये लोग इकट्ठा होते हैं और हर एक मिसल का कोई ना कोई लीडर होता है। तो इन 12 मिसल को फाइनली यूनाइट करते हैं रंजीत सिंह जी, महाराजा रंजीत सिंह जी इनको यूनाइट करते हैं, जो कि सूकर चाकिया मिसल के लीडर हुआ करते थे, ठीक है। इनसे रंजीत सिंह के पिताजी का नाम था महान सिंह, जो आपके सूकर चाकिया मिसल के लीडर होते हैं। उनके बेटे रंजीत सिंह सारे 12 मिसल को एक साथ इकट्ठा करते हैं और एक सिख एम्पायर की स्थापना करते हैं। 1799 में रंजीत सिंह जी लाहौर को कैप्चर करते हैं, 1802 में अमृतसर को कैप्चर करते हैं। तो उस एरिया में इनका दबदबा बढ़ने लगता है। फिर ब्रिटिशर्स को लगता है कि भाई एक ट्रीटी करनी चाहिए। ब्रिटिशर्स ट्रीटी कर लेते हैं रंजीत सिंह जी के साथ और कहते हैं कि भाई सतलुज के उस तरफ वाला रीजन आपका, सतलुज के इस तरफ वाला रीजन हमारा, यानी कि सतलुज को एज अ बॉर्डर डिफाइन कर देते हैं बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है और पंजाब का, ठीक है। तो ये एक बॉर्डर तैयार हो जाता है। इसी ट्रीटी को कहते हैं ट्रीटी ऑफ अमृतसर। रंजीत सिंह जी का जो देहांत हो जाता है 1839 एडी में होता है इनका देहांत, ठीक है। नेक्स्ट जो किंगडम की हम लोग बात करेंगे वो है किंगडम ऑफ रोहिल्लास। रोहिल्ला कौन सा जगह है? देखिए हिमालयास के फुट हिल्स में आप देखेंगे कि जो कुमाऊं का रीजन, कुमाऊं से लेके गंगा प्लेन्स तक का जो पूरा रीजन है, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं रोहिल्लास का रीजन, ठीक है। रोहिलखंड बोलते हैं, रोहिलखंड। तो रोहिलखंड में रोहिल्लास रूल किया करते थे। ये आपके बंगश पठान थे, ये अफगानिस्तान से माइग्रेट होके इंडिया में आए थे और ये रोहिलखंड एरिया पे रूल किया करते थे। और रोहिल्लास का जो फाउंडर था वो था अली मोहम्मद खान। अली मोहम्मद खान के टाइम पे ही देखिए नादिर शाह ने अटैक किया था, तो अली मोहम्मद खान ने एक तरीके से दोस्ती कर ली थी नादिर शाह से ताकि खुद को बचाया जा सके। तो नादिर शाह के अटैक करने पर मुगल्स हो जाते हैं कमजोर और रोहिल्लास हो जाते हैं और ज्यादा पावरफुल। इसके अलावा रोहिल्ला की लड़ाई जो होती रहती है किससे? जाटों से होती है, अवध के नवाब से होती है, मराठाओं से होती है और ब्रिटिश से भी होती है। इन सब से लड़ाई करता है रोहिल्लास। तो इसके फाउंडर का नाम है अली मोहम्मद खान, जो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। फिर आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे हमारे, ये है कि ऐसा क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पावरफुल क्या कहते हैं बन के निकली, ठीक है। इनके रीजंस ऑफ सक्सेस क्या थे? व्हाट वेर द रीजंस फॉर सक्सेस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी? तो रीजन नंबर वन है कि इनकी जो आर्म्स और मिलिट्री और स्ट्रेटेजी काफी अच्छी थी। अच्छे आर्म्स थे, इनकी आर्मी काफी स्ट्रांग थी और इनकी स्ट्रेटेजी काफी स्ट्रांग थी क्योंकि लीडरशिप काफी अच्छा था। तो ये मिलिटरली सुपीरियर थे बाकी सबसे। दूसरी बात, इनके पास फाइनेंशियल बैकअप था, काफी पैसा इन्होंने इकट्ठा कर लिया था। इसलिए जो भी शेयर होल्डर्स थे, भाई ईस्ट इंडिया तो एक कंपनी है ना, इस कंपनी कुछ शेयर होल्डर्स होंगे, तो शेयर होल्डर्स को अच्छा खासा पैसा मिलने लगा, डिविडेंड्स के रूप में मिलता है शेयर होल्डर्स को पैसा। इसके अलावा जो आपके सैनिक थे उनको सैलरी के लिए इंतजार नहीं करना होता था,
हर टाइम एकदम सही समय पे उनकी सैलरी आती थी। तो सैलरी अगर सही समय पे आएगी तो मिलिट्री अपना डिसिप्लिन में रहेगा और लॉयल रहेगा। लेकिन जो आपके लोकल रूलर्स थे उनके साथ ऐसा सिचुएशन नहीं था, उनका फाइनेंशियल बैकअप इतना ठीक से नहीं था, सैलरी टाइम पे नहीं आती थी तो दिक्कत होती थी। तीसरा जो बड़ा रीजन था वो है मिलिट्री ऑफिसर्स। इनकी जो लीडरशिप थी ये काफी ब्रिलियंट लीडरशिप हुआ करती थी, जैसे कि आपका क्लाइव हो गया, वेलेस्ली हो गया, ठीक है। और सेकेंडरी लीडरशिप मतलब इन लीडर्स के अंदर जो दूसरे लीडर्स हैं, सेकेंडरी लीडर, वो भी काफी केपेबल लीडर्स हुआ करते थे, ठीक है। इसके अलावा चौथा रीजन आप ये समझ सकते हैं कि ये जो आपके मिलिट्री ऑफिसर्स थे ये स्किल बेस्ड थे, मेरिट बेस्ड थे, हेरिडिटरी नहीं थे। तो अब यहां पे आप देखेंगे कि मुगल्स वगैरह में आपका एक जमींदार के बाद दूसरा जमींदार, दूसरा जमींदार के बाद तीसरा जमींदार, मनसबदार, मनसबदार भी अगला मनसबदार उसका बेटा, इस प्रकार से आपके जो ऑफिसर्स थे हेरिडिटरी थे, स्किल बेस्ड नहीं थे, ठीक है। तो इस कारण से भी आपके ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज मच सुपीरियर इन मिलिट्री, ठीक है। फिर बात करते थे यहां पे जो लोग लड़ाई कर रहे हैं सोल्जर्स, वो नेशनल प्राइड के लिए कर रहे हैं, अपने देश के लिए कर रहे हैं, किसी लीडर के लिए नहीं कर रहे हैं। इंडिया में क्या था, देश का कंसेप्ट नहीं था, मतलब एक किसी देश के लिए लड़ रहे हैं, मे बी मराठास में होगा, लेकिन और जो दूसरे रूलर्स थे वो जानते थे कि भाई मैं अपने राजा के लिए लड़ रहा हूं, अपना कोई देश के लिए नहीं लड़ रहा हूं। तो इनका जो बिकॉज ऑफ इनका जो मोटिवेशन पैट्रियोटिक नहीं था, और ईस्ट इंडिया कंपनी वाले लड़ रहे थे नेशनल प्राइड के लिए, पैट्रियोटिक फीलिंग के साथ, तो इसलिए ये और ज्यादा आपके इफेक्टिव थे। जबकि इंडियन जो आर्मी थी वो जानती है कि भाई हम चलो बीजापुर से लड़ रहे हैं, बीजापुर के राजा की तरफ से लड़ रहे हैं, तो उनका कोई ऐसा देश के प्रति कमिटमेंट नहीं था, इसलिए वो इतने अच्छे तरीके से नहीं लड़ पा रहे थे जोश के साथ, है ना। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग, फिर आते हैं हम लोग कॉन्क्वेस्ट में। तो इंग्लिश कॉन्क्वेस्ट हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। तो इसमें सबसे पहले जो रीजन अंग्रेजों ने जीता था वो था बंगाल, ठीक है। तो देखिए बंगाल के टाइम में हम जानते हैं फ्रांस के साथ भी लड़ाई चल रही थी, कर्नाटिक वॉर्स वगैरह भी चल रहे थे, और इसमें वो पावर कर्नाटिक फ्रांस को इसलिए हरा पाते हैं क्योंकि बंगाल को उससे पहले जीत लेते हैं। तो बंगाल को किस तरीके से जीता है इसको समझते हैं। देखिए यहां पे हमने देखा था कि मुर्शिद कुली खान का जो फैमिली जो लाइन था वो आके सरफराज खान में आके रुकता है, सरफराज खान को मार देता है अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान उस समय था डिप्टी गवर्नर ऑफ बिहार, और अलीवर्दी खान उसके बाद आपका रूलर बन जाता है बंगाल का, ठीक है। और इसकी डेथ कब होती है, अप्रैल 1756 में अलीवर्दी खान अपना मर जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये है कि अलीवर्दी खान अब नए सूबेदार बन गए बंगाल के। तो ये आपके मोहम्मद शाह रंगीला उस समय मुगल एम्परर था, उसको कहता था कि भाई आप इंटरफेयर मत करिए, आप इतना पैसा रख लीजिए और हमको मान लीजिए नया सूबेदार ऑफ बंगाल। तो भाई ठीक है, इसको नया सूबेदार मान लेता है मोहम्मद शाह रंगीला। फिर बात करते हैं अलीवर्दी खान का ग्रैंडसन, बेटा नहीं ग्रैंडसन यानी कि इनकी जो यंगेस्ट बेटी थी, यंगेस्ट बेटी का जो बेटा था वो था सिराजुद्दौला। तो भाई यंगेस्ट बेटी का बेटा अगर राजा बनेगा, बाकी सबके पेट में दर्द तो होगा ही, तो होता भी है, इसलिए इसको शौकत जंग को हराना पड़ता है। और एक और इनके रिलेशन में लगती हैं घसीटी बेगम, इनको ये नजरबंद कर लेते हैं घर में। तो जो भी इनको क्या कहते हैं टक्कर देने वाले थे उनको ओवर पावर कर लेते हैं, और सिराजुद्दौला फिर बन जाता है नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है। नवाब ऑफ बंगाल अब सिराजुद्दौला बन गया, ज्यादा उम्र नहीं होती है, काफी कम एज का होता है सिराज। तो अब सिराज आते ही मीर जंग को डिसमिस करता है और मीर मदन को अपॉइंट कर लेता है एज अ मिनिस्टर। तो अब ये जो सिराज के टाइम पे, अब यहां से थोड़ा मीर जाफर को अच्छा नहीं लगता, थोड़ा अगेंस्ट हो जाता है सिराज के। आगे देखेंगे कि मीर जाफर ही धोखा देगा सिराज को। तो सिराज अब कहता है, लड़ाई छेड़ देता है ब्रिटिशर्स से। ब्रिटिशर्स इस समय बंगाल में अपनी मनमानी कर रहे थे, अपनी तरीके से ट्रेड प्रैक्टिस कर रहे थे, दस्तक पास का मिसयूज कर रहे थे, ठीक है। हर तरीके से गलत ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहे थे ब्रिटिश। तो इनको कंट्रोल करने के लिए, ब्रिटिश को सबक सिखाने के लिए सिराज ने कासिम बाजार कैप्चर कर लिया उनसे, और फोर्ट विलियम्स जो कि क्या था, कैलकाटा प्रेसिडेंसी का जो हेड था, जो आपका मेन हेडक्वार्टर था, उसको कैप्चर कर लेता है 23 जून 1756 को। अब ये खबर पहुंचती है मद्रास कहते हैं भाई हमारा प्रेसिडेंसी तुमने हेडक्वार्टर कैप्चर कर लिया, अब बदला लेंगे। तो रॉबर्ट क्लाइव को आप भेजते हैं आपका आर्मी के साथ बदला लेने के लिए, और ये 1757 में कैलकाटा को वापस जीत लेता है, चंदन नगर को भी जीत लेता है मार्च 1757 में, तो दोबारा पावर में आ जाता है। अब रॉबर्ट क्लाइव कहता है कि चलो दोस्ती कर लेते हैं सिराज से। भाई सिराज की आर्मी काफी बड़ी थी, ठीक है। तो सिराज के साथ दोस्ती करता है रॉबर्ट क्लाइव, और एक अलीनगर पैक्ट करता है ब्रिटिशर्स के साथ। वो कहता है कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी को जो ट्रेड फैसिलिटीज मिलती थी दोबारा आप उसको लागू करिए, और जो लड़ाई में हमारा जो नुकसान हुआ है डैमेजेस पे करिए,
और आगे से हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। ये आपका पैक्ट बनता है 1757 में, लेकिन ज्यादा दिन तक चलता नहीं है। 23 जून 1757 को 23 जून 1757 को एग्जैक्टली वही एक साल बाद 23 जून 1756 से जब आपका फोर्ट विलियम्स कैप्चर हुआ था, उससे लगातार एग्जैक्टली एक साल बाद 23 जून 1757 को हो जाता है बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी में क्या होता है, मीर जाफर धोखा दे देता है। मीर जाफर धोखा दे देता है, सिराज हार जाता है और फिर अपनी वाइफ को लेके भागता है कहां पे, मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद से पहुंच जाता है पटना। पटना में मीर जाफर का जो बेटा होता है उसका नाम होता है मीरन, वो मार देता है सिराज को और बाद में कुछ दिनों बाद खुद भी मर जाता है। ठीक है, अब यहां पे अब गद्दी के लिए लड़ाई होना स्टार्ट हो गया। भाई मीर जाफर बनेगा और गद्दी के लिए लड़ाई होती है क्या, मीर कासिम से लड़ाई होती है। चल खैर ये लड़ाई बाद में चालू होती है, जस्ट आफ्टर द डिफीट ऑफ सिराज। ठीक है, बना दिया जाता है मीर जाफर को, क्योंकि मीर जाफर ने भाई सपोर्ट किया था ब्रिटिशर्स का। मीर जाफर को बना दिया जाता है नवाब ऑफ बंगाल। अब नवाब ऑफ बंगाल बनाकर ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है हमने आपको नवाब बनाया, आप भी हमें कुछ दो। तो क्या दें, तो इन्होंने जमींदारी दे दी 24 परगना जो है डिस्ट्रिक्ट का, आपने कहा जमींदारी ले लीजिए, और एक ढेर सारा सम ऑफ मनी इन्होंने दे दिया। और बाद में मीर जाफर को एडमिनिस्ट्रेशन में भी ब्रिटिश परेशान करने लगे। तो इससे परेशान होकर मीर जाफर, ये जो डच हमने जानते थे, डच बेसिकली इन्होंने कहा था कि हम इंडोनेशिया में सेटल रहेंगे, लेकिन तब भी कुछ सेटलमेंट्स थे डच के, तो इनका सपोर्ट मांगा। तो जैसे इनका सपोर्ट मांगा, अब डच से लड़ाई होगी ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो डच को ये बैटल ऑफ चिंसूरा या बैटल ऑफ बेदारा में हरा देता है। ठीक है, जब ये हरा देता है, ये आपका 1759 की बात है। तो 1716 में अब ब्रिटिशर्स कहते हैं कि ये मीर जाफर ने अभी हमको धोखा दे दिया, अब मीर जाफर को भी गद्दी से हटाएंगे और बना देंगे किसको, मीर कासिम को। मीर कासिम को हम लोग बना देंगे अगला रूलर। ठीक है, और उसके बाद कुछ टाइम बाद मीर जाफर का जो बेटा होता है मीरन, ये भी मर जाता है। ठीक है, ये जब मर जाता है तो भाई मीर कासिम को गद्दी दे दी जाती है 1760 में और नया नवाब बना दिया जाता है। और मीर जाफर को कहते हैं कि भाई आप 1500 रुपए का पेंशन लीजिए सालाना का और मस्त एंजॉय कीजिए और अपना पॉलिटिकल रिटायरमेंट ले लीजिए। नया नवाब बन गया मीर कासिम। अब मीर कासिम जब नया नवाब बन गया तो मीर कासिम को भी वही सेम दिक्कतें हो रही हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी इसके काम में बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर रहा है। तो मीर जाफर कहता है कि भाई अब हमको थोड़ा बंगाल से दूर जाना पड़ेगा। तो पहले कैपिटल हुआ करता था मुर्शिदाबाद, तो मुर्शिदाबाद से शिफ्ट करके ये कहता है आप कर लेंगे हम कैपिटल हमारा मुंगेर। तो मुर्शिदाबाद तो बंगाल में था, मुंगेर हम जानते हैं बिहार में है, तो सेंटर ऑफ पावर था ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में, लेकिन बिहार में थोड़ा सेंटर से दूर हो गया, तो अब थोड़ा वो इंडिपेंडेंटली शायद काम कर पाता, ऐसा इसने सोचा था मीर कासिम ने, तो करता भी है। मीर कासिम ने एक डिसीजन लिया कि एबॉलिश ड्यूटीज फॉर ऑल, सब सारे जितने भी आपके ट्रेडर्स हैं उनको कोई भी ड्यूटी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं आया। क्यों नहीं पसंद आया ये समझते हैं। एक्चुअली में ब्रिटिशर्स को दस्तक पासेस मिले हुए थे, तो दस्तक पासेस ब्रिटिशर्स के पास थे। ये पास दिखा के जहां से भी जाते थे उनको ट्रेड ड्यूटीज नहीं देनी पड़ती थी, टैक्स नहीं देना पड़ता था। ठीक है, तो ये तो ठीक है, दस्तक पास मिला हुआ था। लेकिन ब्रिटिशर्स क्या करते थे, ये ही दस्तक पासेस ये बेच देते थे कुछ मर्चेंट्स को। जैसे आप एक मर्चेंट है, आप चले गए आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, कहा कि भैया हमें दस्तक पास दे दीजिए, तो ये इनको कुछ पैसा लेकर दस्तक पास दे देते थे। तो इससे क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का पैसा और बढ़ रहा है। एक तो वो खुद टैक्स नहीं दे रहे, ऊपर से दूसरे मर्चेंट्स है उनसे भी पैसा वसूल कर रहे हैं और उनको दस्तक पास बेच दे रहे हैं और कुछ कमीशन रख ले रहे हैं। तो बेसिकली आपका भाई और पावरफुल होते चले जा रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसी को रोकने के लिए अब मीर कासिम ने कहा कि चलो ठीक है, दस्तक पास का सिस्टम ही बंद करते हैं। हम ईस्ट इंडिया कंपनी से कोई टैक्स नहीं लेते ना, हम किसी से कोई टैक्स नहीं लेंगे, वैसे भी नहीं मिल रहा। ठीक है, तो बिना मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी को फायदा क्यों पहुंचे, जब टैक्स ना हमें ईस्ट इंडिया कंपनी दे रही है ना दूसरे मर्चेंट्स दे रहे हैं, लेकिन मर्चेंट्स को दस्तक पास बेच के ईस्ट इंडिया कंपनी अमीर हो रही है। जब हमको टैक्स मिलना ही नहीं है तो हम ऑफिशियली एक रूल निकाल देते हैं कि भाई किसी को देने की जरूरत नहीं टैक्स। तो उसने एक रूल निकाल दिया कि कोई भी टैक्स ना दे। इससे क्या हुआ, जो आपका दस्तक पासेस का जो मिसयूज कंपनी कर रही थी ये बंद हो गया। अब ब्रिटिशर्स ने बोला ये तो हमारे साथ गलत कर रहे हो आप, हमको ये जो अनफेयर एडवांटेज मिला हुआ था ये हमको एडवांटेज चाहिए, हमें बराबरी नहीं चाहिए। हम नहीं चाहते हैं कि दूसरे ट्रेडर्स को भी टैक्स देना ना पड़े, उससे हमारी मोनोपोली खत्म हो रही है। तो आप दूसरे ट्रेडर्स को से टैक्स वसूलिए, दस्तक पास का सिस्टम दोबारा लाइए। तो ऐसा कहना था ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो इसी बात पे हो जाती लड़ाई होती है 1763 में। यहां पे 1763 में जब लड़ाई होती है तब ब्रिटिशर्स को एक चीज रियलाइज होता है कि जो नया नवाब बनाया हमने मीर कासिम, ये तो जाफर से भी ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, ये तो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली चल रहा है। अब ये जो आपका मीर कासिम है ये तो
ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ाई करने लगता है, ठीक है। और 1763 में जब लड़ाई चालू होती है तो भाई मीर जाफर को रिटायरमेंट से वापस बुलाता है और कहता है कि भैया अब आप दोबारा से नवाब बन जाइए। 1763 में मीर जाफर को दोबारा ये नवाब बना देता है बंगाल का, और फिर अपने लड़ाई पर फोकस करता है मीर कासिम से। अब इसी बहाने मीर कासिम कहां चला जाता है, नवाब ऑफ अवध के पास चला जाता है, जो होता है शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला जब जाके कहता है कि भाई हमें सपोर्ट करिए, ब्रिटिश आज हमको परेशान कर रहे हैं, कल आपको करेंगे। और शाह आलम जो कि मुगल एम्पर होता है उसको भी साथ मिला देता है। ये तीनों लोग कहते हैं कि हम साथ में लड़ाई करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, हेक्टर मुनरो को भेजती है। हेक्टर मुनरो को भेजती है, कहते हैं कि जाइए लड़ाई करिए। तो 22 अक्टूबर 1764 में लड़ाई होती है। कौन सी लड़ाई, बैटल ऑफ बक्सर। तो ये जो बैटल ऑफ बक्सर होती है ये इतना आसान नहीं होता है। बैटल ऑफ प्लासी तो बहुत आसानी से जीत लिया था, लेकिन बैटल ऑफ बक्सर में टक्कर मिलता है और बैटल ऑफ बक्सर फिर फाइनली हेक्टर मुनरो जीत जाता है, ही वॉन। जब ये जीत जाता है तो इस समय नवाब ऑफ बंगाल कौन है, मीर जाफर। मीर जाफर से कहता है अब हम लड़ाई जीत गए, हमको और अवार्ड चाहिए। तो मीर जाफर क्या करेगा, दे देता है। तो ये मिदनापुर, बर्दवान और चिटगांव, मिदनापुर, बर्दवान और चिट्टगांव ये दे देता है ब्रिटिशर्स को, ठीक है। और ब्रिटिशर्स इसमें रूल करते हैं। और मीर जाफर के बाद उसका बेटा जो होता है नजीमुद्दौला, उसका जो दूसरा बेटा है नजीमुद्दौला, वो नवाब बनता है। लेकिन इसके टाइम पे ऐसा होता है ना कि बंगाल का जो पावर है नवाब के पास रहता ही नहीं है। सारा जो पावर है वो एक्सरसाइज करता है नायब सूबेदार। अब ये जो नायब सूबेदार है इसको करता है कौन अपॉइंट, ईस्ट इंडिया कंपनी नायब सूबेदार को अपॉइंट करती है। सारा पावर होता है नायब सूबेदार के पास, और आपके ये जो नवाब हैं, नवाब साहब हैं, इनके हाथ में कुछ पावर नहीं रहता है, केवल दिखाने के स्टैंप पेपर के नवाब हैं, एक्चुअल में कोई पावर नहीं है, ठीक है। अब देखिए 1764 तक की हम लोगों ने बात की। 1765 में एक ट्रीटी होती है काफी इंपॉर्टेंट, जिसे कहते हैं हम लोग ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में रॉबर्ट क्लाइव दोबारा वापस आता है। रॉबर्ट क्लाइव दोबारा वापस आता है और ये ट्रीटी करता है, दो ट्रीटी करता है। पहला ट्रीटी विद नवाब शुजाउद्दौला, दूसरा ट्रीटी विद आपका शाह आलम एम्परर, शाह आलम थर्ड मुगल एम्परर। तो अब सबसे पहले शुजाउद्दौला को यह कहता है कि आप अपना इलाहाबाद और कारा, आपके बड़े भाई यानी कि आपके मुगल एम्परर शाह आलम, मतलब मजाक में कह रहा हूं बड़े भाई, वैसे तो एम्परर है ना ये, तो इनको इज्जत दी गई कि ये जो इलाहाबाद कारा आप लेके बैठे हो शाह आलम को दे दो। आप बहुत दोस्ती करने का मन कर रहा था ना शाह आलम से, कर लो अब दोस्ती, इलाहाबाद और कारा दे दो इनको। इसके अलावा वॉर में जो हमारा नुकसान हुआ है उसके लिए 50 लाख रुपए हमको वॉर इंडेमनिटी दीजिए आप, और आपका जो पूरा एस्टेट है अवध का, ये इसका फुल पोजीशन आप दे दीजिए जमींदार ऑफ बनारस जो कि है बलवंत सिंह। अब बलवंत सिंह क्या है, कौन था, ये बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी का ही क्या कहते हैं बंदा था। तो कहता है अब बलवंत सिंह संभालेंगे अवध को। तो ऐसा करता है ये शुजाउद्दौला के साथ। शुजाउद्दौला लड़ाई हार के क्या करेगा और मान लेता है। अब ये इलाहाबाद और कारा दे देता है ये किसको, शाह आलम को। अब शाह आलम के साथ ट्रीटी में ये कहता है कि जो इलाहाबाद आपको मिला हुआ है ना, यहीं पर रहिए आप, ज्यादा इधर उधर मत घूमिए, ठीक है, और कंपनी के प्रोटेक्शन में आप रहेंगे। और क्योंकि कंपनी आप प्रोटेक्शन में आप रह रहे हैं तो आप हमको दे दीजिए दीवानी। दीवानी होता है राइट टू टेक रेवेन्यू। दीवानी का मतलब होता है आपका किसी भी एरिया का अगर आपको दीवानी मिला हुआ है, इसका क्या मतलब है कि उस एरिया से आप टैक्स वसूल कर सकते हैं। तो इन्होंने दीवानी दे दी किसकी, बंगाल की, बिहार की, उड़ीसा की। कहा कि ये दीवानी राइट्स जो हैं ये आप क्या कहते हैं हमको दे दीजिए, और इसके बदले में आप हमसे 26 लाख रुपए पर एनम लीजिए। 26 लाख रुपए पर एनम हम आपको एज अ पेंशन देंगे, आप अपना मस्त इलाहाबाद में रहिए, और दीवानी आपने हमको ग्रांट की, इसके बदले इतना पैसा आप ले लीजिए हमसे। इसके अलावा इन्होंने कहा कि 53 लाख लेकिन आपको देना पड़ेगा ईस्ट इंडिया कंपनी को। क्यों, क्योंकि ये जब रीजन जो है इसमें निजामत फंक्शंस होता है। अब देखिए आपने देखा दीवानी फंक्शन क्या थे, दीवानी फंक्शन थे लैंड रेवेन्यू वसूल करने का जो पावर है, और निजामत फंक्शन क्या थे कि भाई उस जिस एरिया को आप संभाल रहे हो उसका डिफेंस देखना पड़ेगा ना, लॉ एंड ऑर्डर देखना पड़ेगा ना, गुंडागर्दी नहीं हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर सही चल रहा है, और जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन आपका करना पड़ेगा, कोर्ट्स बनाने पड़ेंगे। तो इन सब के लिए खर्चा आएगा ना, उसके लिए आप 53 लाख खर्चा हमको दे दीजिए, ठीक है, और सारा काम हो जाएगा। तो ये पूरा ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन किया गया। अब ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन करने के बाद आपका स्टार्ट होता है डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल 1765 से। क्यों, भाई दीवानी राइट्स ले ली थी ना, तो रेवेन्यू कलेक्ट करना पड़ेगा। दूसरा काम है कि जिस एरिया को आप संभाल रहे हैं, दीवानी जहां का कलेक्ट कर रहे हैं, उसका निजामत फंक्शन भी देखना पड़ेगा, भाई पुलिस फंक्शन और आपके जजेस वगैरह, आपका लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम संभालना पड़ेगा। तो ये दो काम मिल गए ना। अब ये दो काम कौन करेगा, अब देखिए अंग्रेजों को तो अंग्रेजी बोलनी आती है, लोकल लैंग्वेज नहीं आता। तो लोकल लैंग्वेज जब नहीं आता तो इसने क्या करा, दो दीवान अपॉइंट कर दिए।
दो दीवान अपॉइंट कर दिए, मोहम्मद रेजा खान बंगाल में और राजा चितब रॉय बिहार में, और इनसे कहा कि आप वसूल करो, अब आप वसूल करो, पैसा वसूल करो हमारे नाम से। ठीक है, तो अब रही बात निजामत फंक्शन की। निजामत फंक्शन इन्होंने कह दिया नवाब आपको हमने रखा हुआ है, आप हमारे लिए काम करेंगे। तो नवाब के अंदर एक डिप्टी सूबेदार था, ये भी मोहम्मद रेजा खान था। ठीक है, मोहम्मद रेजा खान को दीवान भी बनाया था और डिप्टी सूबेदार भी बना दिया था। तो ये आपका निजामत फंक्शन देखेंगे। तो अभी ये जो सिस्टम है इसको डुअल गवर्नमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पे आपके ये जो डुअल गवर्नमेंट स्टार्ट किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने चालू किया था, क्योंकि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद भी इसी ने साइन करवाया था। तो रूल ऑफ टू को बोलते हैं डुअल गवर्नमेंट। एक काम करेगा नवाब। नवाब क्या कर रहा है भाई? आपका ये सब निजामत फंक्शन देख रहा है, और जो मेन काम है रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम, पैसा कलेक्ट करने का काम, वो कंपनी कर रही है। वो भी अपने दो दीवान उसने लगा दिए, क्योंकि भाई ऑब्वियसली लोकल लैंग्वेज जिसको आता है वही तो काम कर पाएगा, आप अंग्रेजी बोल के तो नहीं कर पाएंगे, तो इंडियंस को ही इस काम में लगाना पड़ेगा। तो दो दीवान लगा देता है। तो देखिए पूरा पावर कौन एंजॉय कर रहा है? पूरा काम पावर एंजॉय कर रहा है कंपनी। उसका बस एक ही काम है पैसे गिनने का। ठीक है, और क्या उसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी करना पड़ा है? जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो हार्डवर्क का काम है उसने कह दिया नवाब करो, नवाब को दे दिया उसने निजामत फंक्शन। तो बेसिकली ये जो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम है, इस सिस्टम में आपका होगा पावर विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब भी ऐसा होता है कि पावर आपको मिल जाता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, तब भारी करप्शन चालू होता है। भारी करप्शन का इसका मतलब क्या हुआ भाई? निजामत फंक्शन नवाब ठीक से नहीं करेगा, क्योंकि उसे कुछ मिल ही नहीं रहा है। जबरदस्ती की ड्यूटी पकड़ा दी है। मेहनत तो कौन करे? मेहनत भाई आपका पुलिस और जुडिशियल सिस्टम देखने का, तो ये मेहनत नहीं करता। और रेवेन्यू कलेक्ट करके क्या करना चाहिए? आपको जनता की सेवा के लिए कुछ पैसा खर्च करना चाहिए, पब्लिक फैसिलिटीज देनी चाहिए। ये पब्लिक फैसिलिटीज आपका ब्रिटिशर्स नहीं दे रहा था और ढेर सारा रेवेन्यू वसूल कर रहा था, तो बेचारी जनता यहां परेशान हो रही थी। तब ये जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, क्या बहुत दिनों तक चल पाएगा? बिल्कुल बहुत दिनों तक नहीं चल पाएगा। और फिर ऐसा ही होता भी है। आपका रिजल्ट ये ऐसा होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन हो जाता है और फैमिन आ जाता है, भुखमरी से लोग मरने लगते हैं। ठीक है भाई, आपको टैक्स इतना बढ़ा दिया है, फैसिलिटीज आप कुछ दे नहीं रहे हो, और तो पैदावार जिस बार पैदावार कम हुआ उस बार ऐसा हो गया कि फैमिन हो गया, भुखमरी आपकी इंक्रीज हो गई, और कोई भी पब्लिक वेलफेयर का काम तो आप कर ही नहीं रहे हो। ठीक है, तो ये जो डुअल गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, अगला जो गवर्नर जनरल आता है वॉरेन हेस्टिंग्स इन 1772, वो कहता है बहुत हो गया, अब ये डुअल गवर्नमेंट नहीं चल पाएगा। ये लाते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1772। ये आता है ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल करने के लिए एक एक्ट। आपका जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, आपका जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ये एक एक्ट लाती है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1772 टू रेगुलेट द फंक्शंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। इन 1773 आपका वॉरेन हेस्टिंग्स रेगुलेटिंग एक्ट 1772 में लिखा था कि जो आपका गवर्नर ऑफ बंगाल है उसको गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ बंगाल बोला जाएगा। यानी कि सारे गवर्नर जो है आपके मद्रास प्रेसिडेंसी के हों या बॉम्बे प्रेसिडेंसी के हों, दोनों को ही काम करना होगा अंडर द ऑर्डर ऑफ द गवर्नर ऑफ बंगाल। तो गवर्नर ऑफ बंगाल को बोल दिया गया कि ये अब से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है। आते ही इसने ये डुअल गवर्नमेंट वाला सिस्टम जो है चल रहा था, इसको बंद करवा दिया। चलिए अब एक शॉर्ट रिवीजन देख लेंगे। भाई रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो फाउंडेशंस ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया कौन एस्टैब्लिश करता है? देखिए रॉबर्ट क्लाइव का बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ही क्या करता है? बंगाल को जीतता है, आपका सिराज को हराता है। ठीक है, ये मेन काम करता है रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, उसके बाद कुछ दिनों की छुट्टी पे चला जाता है। फिर हेक्टर मुंद्रो आपका बक्सर में जीतता है। उसके बाद दोबारा रॉबर्ट क्लाइव वापस आता है और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन करता है 1765 में, जहां से दीवानी राइट्स वगैरह ब्रिटिशर्स को मिलती है। तो कहा जाए तो फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया कौन एस्टैब्लिश करता है? रॉबर्ट क्लाइव ही एस्टैब्लिश करता है। ठीक है, तो ये गवर्नर ऑफ बंगाल रहता है फ्रॉम 1757 टू 1760। उसके बाद 5 साल की छुट्टी पे चला जाता है। उसके बाद 1765 में वापस आता है 65 टू 67, फिर ये गवर्नर ऑफ बंगाल रहता है। यही आपका डुअल गवर्नमेंट स्टार्ट करता है। डुअल गवर्नमेंट 1765 में चालू करता है और 1772 तक, यानी कि उसके जाने के बाद भी कंटिन्यू होता है जब तक वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं आ जाता अच्छे से। ठीक है, तो ये आपका 1774 में ये फिर सुसाइड भी कर लेता है। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते, तो सुसाइड कर लेता है 1774 में। तो ये बात होती है रॉबर्ट क्लाइव की। अब शॉर्ट में अगर हम देखें तो इंग्लिश और नवाब ऑफ बंगाल के बीच में लड़ाइयां कब क्या क्या होती है? देखिए बैटल ऑफ प्लासी होती है 23 जून 1757, डेट भी ध्यान में रखना है। सिराजुद्दौला हार जाता है, रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है। बैटल ऑफ बक्सर होता है 1764 में, हेक्टर मुंद्रो जीत जाता है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है 1765 में, जहां पे ब्रिटिशर्स को मिल जाती है दीवानी राइट्स ऑफ बिहार, बंगाल और उड़ीसा। और इसके बाद इसमें ट्रीटी विद नवाब ऑफ अवध होता है और शाह आलम होता है।
उसके बाद 65 में डुअल गवर्नमेंट चालू हो जाता है 1765 टू 1772। तो शॉर्ट में हमने पूरी कहानी को समझ लिया। तो इसी के साथ ही हम लोगों ने कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल खत्म कर लिया और आज की क्लास को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैसूर एंड कॉन्क्वेस्ट ऑफ मराठास। मेनली ये दो चीज तो हम लोग पढ़ेंगे। मैसूर के बारे में पढ़ेंगे, मैसूर में टीपू सुल्तान हैदर अली के बारे में पढ़ेंगे, और फिर मराठास के साथ क्या कब कब लड़ाई हुई, कैसे कैसे लड़ाई हुई, ये सारी बात हम लोग समझेंगे। कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैसूर एंड मराठास। तो अभी के लिए इसको रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।